मैंने 10वीं दौसा से ही की है, बालिका आदर्श विद्या मंदिर से, और 12वीं भी मैंने दौसा से की है, राष्ट्रीय बाल विद्या मंदिर। और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग, मैंने एनआईटी सूरत से किया है। आप कौन से ज़िले से हैं? सर मैं दौसा से हूँ। तो दौसा ज़िले में कोई ऐतिहासिक स्थान है, उनका नाम बताइए। सर दौसा ज़िले में पंच महादेव का मंदिर है, आभानेरी की चांद बावड़ी है, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। अभी कुछ समय पूर्व में कोई नई रेलवे लाइन डली है आपके ज़िले में, कहाँ से कहाँ तक है? सर वो रेलवे है। इससे ज़िले में कोई विशेष सुविधा या आर्थिक विकास में मदद मिलेगी इस रेलवे लाइन से? सर कोई भी रेलवे लाइन जब डलती है तो डेफिनेटली आर्थिक तौर पर उससे फ़ायदा होता ही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है, आज तक वहाँ से कोई जो ट्रांसपोर्ट इतना अवेलेबल नहीं था। अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो था, लेकिन रेलवे ट्रांसपोर्ट ज़्यादा ईजी रहता है अगर हम देखा जाए तो इसलिए उससे आर्थिक तौर पर लाभ मिलेगा। सर क्या मैं मास्क हटा सकती हूँ? आप मास्क हटाइए, आपको सुविधा नहीं होती। आपके क्षेत्र में लोक देवता कोई प्रसिद्ध है? सर जहाँ से मैं हूँ वहाँ लोक देवता के बारे में इतना मुझे। दौसा में मंदिर किस देवता के ज़्यादा है? दौसा में शिव जी के मंदिर ज़्यादा है, पंच महादेव जो मैंने बोला, वहाँ पर महादेव के 5 मंदिर हैं जो बहुत प्राचीन समय से बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आप कुछ विशेषताएं बताएंगे कि जहाँ से आपने ये डिग्री ली है इंजीनियरिंग की, उस इंस्टीट्यूट की कुछ खासियत है? सर वो हमारे जो लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके नाम पर बना हुआ इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने अपनी डिग्री ली है। वो स्वतंत्रता से पहले बना हुआ है। आपने डिग्री ली है कौन से साल में? सर 2017 में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। इस बीच में क्या किया आपने? सर मैं अपनी पढ़ाई ही कंटिन्यू कर रही थी, जो तैयारी कर रही थी मैं। मतलब इंजीनियरिंग साइड या प्रशासनिक सेवाओं के IAS RAS? नहीं सर, मैंने इंजीनियरिंग साइड की तैयारी की है। इसी की तैयारी की आपने? थैंक यू। आप पूछिए। मैं आपकी डिटेल्स देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि भी आप इमोशनल हैं, इंडिविजुअल हैं, जिसे आपने वीकनेस में मेंशन किया है। हाँ जी। तो वीकनेस कैसे इमोशनल होना? सर इमोशनल होना मैं इसे वीकनेस इस हिसाब से मानती हूँ कि कभी कभी हमारे जो लव्ड वंस होते हैं, जैसे हमारी फैमिली है या हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनसे हमें पता होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारे दोस्त हैं या फिर कोई हमारे कुछ चीज़ें गलत जा रही हैं, तो उस कंडीशन में मैं अपनी भावनाओं में बहकर मैं सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती हूँ, या फिर उन्हें एहसास नहीं कर पाती उनका कि वो मेरे लिए गलत जा रहे हैं, और फिर तो मैं उनको सीरियस इतना नहीं लेती हूँ, जो मुझे समय आने पर पता चलता है कि मुझे उसे सीरियस लेना चाहिए था। इस तरह से मुझे लगता है कि। दूसरी तरफ आपने लिखा है स्ट्रेस मैनेजमेंट आप ठीक करती हैं, हैंडल करती है ठीक से। तो जब स्ट्रेस कर लेती हैं तो फिर तो आपके द्वंद्व जो है दिमाग में चलता है वो भी स्ट्रेस पैदा करता है, तो उसको आप ठीक से टैकल कर लेती हैं, फिर तो इमोशनल होना आपकी स्ट्रेंथ होगी। सर अगर हम स्ट्रेस टेकन की बात करें तो मैं एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ कि अगर किसी परिस्थिति में मेरे सामने स्ट्रेस की सिचुएशन आती है तो मैं उसे थोड़ा अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ, पर इमोशनल होना मैं व्यक्तिगत रूप से बात कर रही हूँ कि लोगों के लिए मैं इमोशनल हूँ, सिचुएशंस में मैं इमोशनल नहीं होती हूँ, सिचुएशन को मैं अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ। एक इमोशनल इंडिविजुअल यदि रोल रिवर्सल की कला सीख जाए तो लोगों की बहुत अच्छी सेवा कर सकता है। यदि रोल रिवर्सल वो सीख जाए तो वो आत्मीयता ज़्यादा महसूस करेगा, दूसरों के दुख दर्द को महसूस करेगा, अपने साथियों से ठीक से काम लेगा। ऐसा है। अब मैं क्योंकि मैं तो इंजीनियरिंग साइड का हूँ नहीं, तो मैं जानना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? सर इंजीनियरिंग को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो भी हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनका हम दैनिक जीवन में जो उपयोग करते हैं
उस चीज़ को हम इंजीनियरिंग कह सकते हैं। जैसे कि हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, जैसे डैम्स होते हैं, रोड होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, या फिर इरिगेशन, कैनाल्स, ये सब चीज़ें जो भी होती हैं, ये सब चीज़ें हमारे इंजीनियरिंग ही है जिसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, एक अपने इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है राजस्थान में, हाँ, तो उससे राजस्थान के सामाजिक स्तर पर आर्थिक रूप से क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं? सर, अगर हम राजस्थान में देखें तो सिंचाई के लिए हम ज़्यादातर नहरों का उपयोग करते हैं, और इंदिरा गांधी नहर से हमें ये फ़ायदा है कि जब भी सिंचाई के अवसर बढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली उत्पादन बढ़ेगा तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो राजस्थान, इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान के कई क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा प्रदान की है, जिसकी वजह से राजस्थान का अच्छा विकास हो पाया है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो पेयजल की सुविधा भी इससे हमें प्राप्त हुई है। तो इस तरह से सामाजिक जीवन को आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? सर, इंजीनियर डे जो है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया जी जो हैं, उनकी स्मृति में इस चीज़ को हम मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो भी अपना योगदान दिया है, उस चीज़ को याद करते हुए हम 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी एक सेंटेनरी सेलिब्रेशंस चल रही है एक घटना की जो यूपी में हुई थी, और उसके ऊपर स्टैम्प डाक टिकट भी जारी हुआ है, उससे हमारा स्वतंत्रता संग्राम बहुत प्रभावित हुआ। वो क्या घटना थी, उसके क्या प्रभाव पड़े, ये आप बताएं थोड़ा। सर, ये घटना चौरा चौरी कांड नामक घटना थी, जो कि यूपी में घटित हुई थी, जिसके अंदर क्रांतिकारियों ने एक पुलिस स्टेशन को पूरा जला दिया था। और इस चीज़ का हमारे आंदोलन पे ये असर पड़ा था कि गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया हुआ था, जो इफ़ेक्टिव रूप से काम कर रहा था, उसे बंद करना पड़ा इस चीज़ को देखते हुए। तो मतलब उससे थोड़ा बाधित हुआ आप? हाँ जी, उससे थोड़ा जो टेम्पो था थोड़ा बिगड़ा उसका। अच्छा, एक अपने राजस्थान का जो इलाका है, इसको देखते हुए रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की जो संभावनाएं हैं यहाँ, उसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने क्या किया है, और वो क्या क्या क्षेत्र हैं जिसमें हमें इसमें संभावनाएं नज़र आती हैं? अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो राज्य सरकार ने जोधपुर में अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 3 चीज़ों पर काम करती है: बायोमास, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। इनके क्षेत्र में काम करती है, और इस तरह से अगर हम देखें तो राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, व्याप्त है। एक हम बार बार सुनते हैं मेट्रो मैन के बारे में कुछ बताएंगी? कौन है वो, क्या नाम है, क्या और भी उनका क्या योगदान रहा मेट्रो के अलावा? सर, मेट्रो मैन जो हैं वो श्रीधरन जी हैं। उन्होंने जो हमारे देश में पहली मेट्रो थी उसको प्रारंभ करवाया था, इसलिए उस चीज़ के ऊपर हमें उन मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। और अगर हम उनकी और अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने जो कोंकण रेलवे है, जिस चीज़ के लिए सब किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पर कोई रेलवे लाइन बिल्ड की भी जा सकती है, पर उन्होंने उस चीज़ के अंदर योगदान दिया अपना, और कोंकण रेलवे आज सबसे सुंदर रेलवे के रूप में जाना जाता है। ये उनका योगदान रहा। अभी क्या कर रहे हैं वो? अभी समाचारों में फिर क्यों हैं? क्योंकि वो भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वो। किस स्टेट में लड़ रहे हैं अभी? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है जी सर। चलो, कोई बात नहीं। आप? हाँ, दीपशिका जी, जैसा सर ने अभी आपसे पूछा इंजीनियरिंग क्या होती है, और मैं आपका बायोडाटा देख रहा था तो सिविल में बीटेक किया है आपने, तो सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है? सर, सिविल इंजीनियरिंग जो हमारे साइंटिफिक एप्लीकेशंस होते हैं उनका हमने दैनिक जीवन में उपयोग किया। तो सिविल मतलब हमारे जो दैनिक रूप से जो हमारे काम आते हैं, जैसे हम बिल्डिंग्स हैं जिसमें हम रहते हैं,
अगर हम सड़कों की बात करें, हम परिवहन के लिए उसका उपयोग करते हैं। डैम्स हैं, हमें उसकी इरिगेशन के लिए या फिर पानी की स्टोरेज के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जो सिविल पर्पस होता है, जिसे हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उनमें जो साइंस का एप्लीकेशन होता है उसे हम सिविल इंजीनियरिंग की तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, सिविल में आपने बीटेक किया है, तो आप मुझे बताएं व्हाट इज़ लग एंगल? सर, लग एंगल बेसिकली एक स्टील स्ट्रक्चर्स में यूज़ होता है। ये एक छोटा एंगल होता, एक स्मॉल टाइप ऑफ एंगल की तरह हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसका बेसिकली यूज़ ये होता है कि हमारा जो एंगल सेक्शन होता है उसमें कनेक्टेड लेग होती है एंड आउटस्टैंडिंग लेग होती है। तो हमारी कनेक्टेड लेग जो होती है वो लोड ट्रांसफ़र के काम आती है, बट आउटस्टैंडिंग लेग का उसमें कोई यूज़ नहीं होता है। तो अगर हम लग एंगल यूज़ करते हैं तो हम आउटस्टैंडिंग लेग को गसेट प्लेट से कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी हम लोड ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारी स्ट्रक्चर की लोड बेयरिंग कैपेसिटी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके कोई 2 फ़ायदे बताएं मुझे, इस चीज़ कोई से 2 एडवांटेज? एक तो हम स्ट्रक्चर की लोड बेयरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और दूसरा हम उसका जो टेंशन फेलियर होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ बैलेंस सेक्शन? सर, बैलेंस सेक्शन हम आरसीसी स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं। बैलेंस सेक्शन को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी एक बीम होती है जिसके अंदर स्टील और कंक्रीट दोनों होते हैं, तो जिस पॉइंट पे स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ अपने अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुंच जाएंगे, उसे हम बैलेंस सेक्शन की तरह उसे डिफाइन बैलेंस करते सेक्शन हैं। कहा जी, जाएगा। आपने सिविल में बीटेक किया तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ा होगा, मुझे बताएं कि फ्लूइड क्या होता है? व्हाट इज़ फ्लूइड? उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड? सर, फ्लूइड को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स, एंड नो मैटर्स कि शेयर स्ट्रेस की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, वो कंटिन्यूसली बस डिफॉर्म होता चला जाएगा। अगर हम बात करें तो हम इसे सॉलिड से डिफरेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं कि जो सॉलिड होती है हमारी, उसके अंदर अगर हम कोई भी लोड लगा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम इलास्टिक क्राइटेरिया लेते हैं कि इलास्टिक लिमिट तक वो वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है। लेकिन हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, वो कंटिन्यूसली बस डिफॉर्म होता चला जाएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो हमारा, जैसे हम सॉलिड में बात करते हैं तो सॉलिड में जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अगर हम उसमें फ्लूइड में अगर ये चीज़ देखें तो स्ट्रेन रेट जो होती है उसके प्रोपोर्शनल। यानी स्ट्रेन रेट इज़ इम्पॉर्टेंट। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बर्नौलीज़ थ्योरम आपने देखा होगा, जिसमें बेसिकली हम एनर्जी बैलेंस करते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में। तो बर्नौली इक्वेशन के अंदर कौन कौन सी एनर्जी होती है? 3 तरह की एनर्जी होती है, आपने देखा होगा। एक फ्लूइड फ्लो अगर अपन इमेजिन करते हैं कि आप इमेजिन कीजिए कि एक पाइप है जिसके अंदर एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और हम मानते हैं कि आइडियल कंडीशंस हैं, विस्कोसिटी वहाँ पे 0 है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में आप बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं। आपको आती है? आप मुझे एक सिंपल पाइप लीजिए जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कांस्टेंट है, और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में मुझे बर्नौली इक्वेशन लगा के बताइए। हाँ, यूज़ कीजिए। हम बर्नौली इक्वेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे रख लीजिए। देखिए, आपने इसमें लिखा कि प्रेशर टर्म लिखी है पहले, उसके बाद में आपने वेलोसिटी टर्म लिखी है, उसके बाद में हाइट की टर्म लिखी है। अगर मैं बात करूं कि ये कांस्टेंट हाइट के ऊपर है ये, तो आपका जो h1 है और h2 है वो बराबर हो जाएंगे? जी सर। तो बराबर हो जाएंगे तो वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा? जी सर, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अगर ये स्टडी फ्लो कंडीशन है तो इसमें वॉल्यूम फ्लो रेट चेंज होगा? नो सर। तो सेम रहेगा? हाँ जी। वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होगा? हम Q = ρAV से डिफाइन कर सकते हैं। ρAV से डिसाइड कर सकते हैं। आप मुझे दोनों पॉइंट के बीच में वॉल्यूम फ्लो रेट लगाइए। जी सर। मुझे बताएं कंक्लूजन क्या आएगा? सर, कंक्लूज़न यहाँ से ये निकलेगा कि अगर हमारा जो स्टडी कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, पाइप हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, तो हमारा एरिया कांस्टेंट रहने वाला है, और अगर हमारी फ्लो रेट सेम है तो हमारा प्रेशर भी दोनों पॉइंट्स पे सेम रहने वाला है। यानी कि आपकी जो द्वितीय टर्म है, इसमें जो सेकंड टर्म है V1² की जो आपने लिखा है वो कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब कि आपका जो P1 है वो P2 के बराबर हो जाएगा, दोनों पॉइंट पे प्रेशर बराबर आ जाएगा। लेकिन हमने पढ़ा है कि जब भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके लिए प्रेशर डिफरेंस होना मस्ट है।
तो यहाँ इस केस में जब P1 और P2 जो आपके पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के प्रेशर हैं वो दोनों समान हैं, तो फ्लूइड फ्लो कैसे कर रहा है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? इज़ इट अगेंस्ट द नेचर? नो सर, हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि नेचुरल कंडीशन में यहाँ पर फ्लूइड फ्लो नहीं करेगा, बट जब भी कोई पाइप में फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाया हुआ होगा, कोई पंप या कुछ और, जिसकी वजह से उसके अंदर फ्लो हो रहा है। तो एक बार हमने फ्लो स्टार्ट किया, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो हमने प्रेशर उसे दिया उस चीज़ पे उसने फ्लो होना स्टार्ट किया, तो अब तो वो कांस्टेंट ही रहने वाला है अगर हम स्टडी कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो सर वो एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से वो। गुड दीपशिका जी, लेकिन आपने कहा कि नेचुरल कंडीशंस में यहाँ फ्लूइड फ्लो नहीं करेगा। आप मुझे हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा, यस और नो में, कि क्या फ्लूइड नेचुरल कंडीशंस में यहाँ फ्लो करेगा या नहीं करेगा? सर अगर हम नेचुरल कंडीशन में देखें तो बिना प्रेशर डिफरेंस के फ्लूइड फ्लो नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करेंगे तभी से फ्लूइड का फ्लो पॉसिबल है। जी सर। अच्छा, आपने सिस्मिक जोन्स के बारे में पढ़ा होगा, मुझे बताइए कि अगर मैं कंट्री की बात करूं, लेट्स से हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया को कितने सिस्मिक जोन्स में बांटा हुआ है? सर इंडिया को 4 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया हुआ है, जोन 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। जोन 2nd, जोन 1st नहीं है? सर पहले हम जोन फर्स्ट से ही स्टार्ट करते थे इस चीज़ को, लेकिन जब गुजरात के भुज में भूकंप आया था तो उस समय सरकार ने निर्धारण किया कि कोई भी जोन इतना सेफ़र है ही नहीं कि हम उसे फर्स्ट जोन में रख सकें, इसलिए तब से हम जोन को 2nd से स्टार्ट करते हैं। तब से हम जोन को 2nd से स्टार्ट करते हैं। तो जोन 1st अभी है या हमने उसे ख़त्म कर दिया है? जोन 1st में जो थे उसे हमने जोन 2nd में डाल दिया था उस समय पर, जोन 1st में कोई नहीं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? दौसा से बिलोंग करते हैं आप? तो दौसा कौन से सिस्मिक जोन में आता है आप ये बताएं? सर दौसा जोन 2nd में आता है। जोन 2nd के अंदर आता है। जयपुर कौन से सिस्मिक जोन के अंदर आता है? सर जयपुर भी जोन 2nd में आता है। जोन 2nd के आता जी है। सर। आपने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा होगा, हाँ जी सर। उसमें रिलेटिव डेंसिटी आई होगी सॉइल के लिए। आप मुझे जी बताएं सर। कि एक मैं नॉर्मल डेंसिटी की बात करता हूँ, एक रिलेटिव डेंसिटी की बात करता हूँ, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करता हूँ, इन सब में क्या फ़र्क है? सर अगर हम डेंसिटी की बात करें तो सॉइल का जो पर्टिकुलर वेट होता है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में उसे हम डेंसिटी की फॉर्म में डिफ़ाइन करते हैं, और हम रिलेटिव डेंसिटी जो है वो एक रिलेटिव क्राइटेरिया है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर सॉइल है तो हम उसे आइडियल जो हमारी कंडीशन। ड्राई या वेट होने का कोई फ़र्क पड़ता है? सर मतलब जो हम अगर वेट सॉइल की बात करते हैं तो हम उसे बल्क डेंसिटी में डिफ़ाइन करेंगे अगर हमारी सॉइल में वाटर है। अगर हम उसके ड्राई क्राइटेरिया की बात करते हैं तो हम उसे ड्राई डेंसिटी के रूप में डिफ़ाइन करते हैं। गुड दीपशिका जी। मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। हाँ जी सर। आपने जो प्रेफरेंस ऑर्डर दिया है सर्विसेज में, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दिया है PWD को, इसका कारण बता सकते हैं? जी सर। सर जब बचपन में जब से हम छोटे हैं तब से हम देखें तो ज़्यादातर चीज़ें हमारे जो कांटेक्ट में रहती है, हम रोड को जानते हैं, सड़कों के बिल्डिंग्स के बारे में पता होता है। जब इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की तो सबसे ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन मुझे इसी फील्ड में दिखाई दिया कि रोड से रिलेटेड या फिर बिल्डिंग से रिलेटेड, और जो बाकी चीज़ें हैं इरिगेशन वगैरह वो हमने इंजीनियरिंग में देखी कि हाँ सिविल इंजीनियरिंग में उनके भी एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रेलेवेंट जो चीज़ें थी जिनको हम बचपन से देखते आए हैं वो मुझे रोड और ये सब चीज़ें लगती है, इसलिए मैंने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को पहली प्रायोरिटी में रखा। आपके ज़िले से प्रसिद्ध पॉलिटिशियन कौन रहे हैं? सर दौसा ज़िले से पॉलिटिशियन सर सचिन पायलट जो हैं वो वहाँ से रहे हैं। नेटिव? दौसा नेटिव? अच्छा नेटिव, सॉरी सर, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि पॉलिटिशियंस तो बहुत रहे हैं दौसा से, एक पर्टिकुलर केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं। सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं है। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी कुकिंग है। आप ये बताइए कि जितनी इंटरनेशनल होटल्स हैं तो सामान्य रूप से जो शेफ होते हैं खाना बनाने वाले वो जेंट्स ही होते हैं, महिलाएं नहीं होती, क्या कारण है इसका? जी सर ऐसा नहीं है, ज़्यादातर अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जेंट्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं ही होती हैं। और अगर हम इसे सोशल चीज़ से कनेक्ट करें
तो महिलाओं को खाना बनाने का उन्हें तजुर्बा बहुत होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में उन्हें इतना स्कोप नहीं मिल पाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाकर अपनी इस प्रतिभा को दिखा पाएँ। उन्हें इतना स्कोप्स नहीं मिलते, उन्हें इतना एक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता है जितना पुरुषों को मिल पाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये डिफरेंस रहता है। एक राजस्थान ने डिश का नाम बताया जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सर, दाल बाटी चूरमा। थैंक यू।